नमस्कार मित्रों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने आपके सामने आया हूँ, जो कि है कश्मीर का विषय। और जैसे जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा कि इस समय पे एक मूवी आई है कश्मीर फाइल्स करके। उसके बाद में पूरे भारत के अंदर कश्मीर के विषय को लेकर चर्चा बिल्कुल एकदम तेज हो गई है। और इस चर्चा के तेज होने के बाद आरोप भी लगना शुरू हो गए हैं और कांग्रेस ने पूरा पल्ला झाड़ के इस इशू से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही आरोप लगाना चालू कर दिया है। और वो ये बोल रही है कि क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टेड सरकार थी, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही ये सब हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हिस्ट्री समझते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। और अगर हम समझेंगे हिस्ट्री तो सत्य अपने आप ही सामने आ जाएगा। तो ये जो कश्मीर की जो स्टोरी है वो 1980 या उससे पहले जाती है। एक्चुअली देखा जाए तो कश्मीर की स्टोरी शुरू होती है उस समय से जब कबालिया युद्ध हुआ था कश्मीर के ऊपर। भारत में विलय कश्मीर का हुआ था और आर्टिकल 370 वहाँ पे लागू हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे भारत के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबका जो विलय है उसको कराने का जो जवाबदारी थी, जो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल है उनके ऊपर हुआ करती थी। लेकिन सिर्फ कश्मीर जो था वो जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास में रखा था। और उसके पीछे बहुत सारे ज्ञात और अज्ञात कारण हुआ करते थे। अब खैर उन कारणों पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आर्टिकल 370 लागू कर दिया गया। और आर्टिकल 370 के हिसाब से कश्मीर देखा जाए तो भारत का हिस्सा था भी और नहीं भी था। क्यों? क्योंकि कश्मीर में भारत जो है प्रोटेक्शन देगा, लेकिन प्रोटेक्शन के अलावा कश्मीर का झंडा अलग होगा। कश्मीर का जो कानून है वो भी उनका अलग होगा। यानी ना तो भारत के कानून को मानेंगे, ना भारत के झंडे को मानेंगे, और ना ही भारत का कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके मकान लेके रह सकता है। वहां पे सिर्फ घूमने जा सकते हैं। घूमने जाइए और थोड़े टाइम घूमिए फिरिए, पैसा खर्च करिए, वहां पे लौट के आ जाइए। इसके अलावा भारत के लोगों का कश्मीर के ऊपर कोई भी हक नहीं था। ऐसा आर्टिकल उन्होंने वहां पे पास कर दिया। और आर्टिकल पास होने के बाद में जैसा कि आप सबको पता है कि शेख अब्दुल्ला वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं। शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर क्या देखा जाए तो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करते थे वहां पे। पूरे सारे के सारे पावर कश्मीर के जो है उनके हाथ में थे। भारत की गवर्नमेंट सिर्फ उनके साथ में बातचीत करके ही सारी चीजें कर सकती थी। 1980 में शेख अब्दुल्ला ने रेडिकलाइजेशन चालू कर दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता उन्होंने रेडिकलाइजेशन चालू क्यों किया, क्योंकि वहां पे 3% के आसपास की जनसंख्या हुआ करती थी मात्र, जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी। और 3% की जनसंख्या में रेडिकलाइजेशन में उन्होंने मुस्लिम्स को अपने साथ लेना चालू किया और कश्मीरी पंडितों को डाउनसाइज करने की, उनको नीचा दिखाने की जो है कोशिश उन्होंने 1980 में चालू हो गई थी। लेकिन 1982 में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में फारूक अब्दुल्ला जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के महामहिम बन के वहाँ के मुख्यमंत्री बने 1982 में। और ये फारूक अब्दुल्ला के बारे में बता दूं, ये वही फारूक अब्दुल्ला है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली बयान दिया है कि आर्टिकल 370 जो है इसके लिए हम चाइना से मदद ले सकते हैं। यानी चाइना की मदद से भारत में कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा से लागू किया जा सकता है। ये ऐसे देशद्रोही लोग जो थे उनकी बात मैं कर रहा हूं। राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही लोग जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। ये अब्दुल्ला जो परिवार है, तो इनकी सच्चाई तो खैर अभी आपको सबको समझ में आ गई होगी। जो व्यक्ति चाइना के सपोर्ट से भारत में एक आर्टिकल लागू कराने की बात कर रहा हो वो किस हद तक नीचे गिर सकता है आप लोग समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो आप करते हैं बात फारूक अब्दुल्ला के बारे में। तो फारूक अब्दुल्ला जिस समय पे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहने के बाद में इंदिरा गांधी की उस समय सरकार हुआ करती थी। और इंदिरा गांधी की सरकार में इसके बाद में क्या हुआ, एक चुनाव होता है वहाँ पे। चुनाव में अचानक से क्या होता है कि गुलाम मोहम्मद जो फारूक अब्दुल्ला के साले थे वो उन्होंने एक अलग पार्टी बना के, मैंने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है टूट गई। टूटने के बाद में एक अलग पार्टी बना के कांग्रेस के साथ, उस समय की मैंने इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उनके साथ में मिलके इन्होंने वहाँ पे सरकार बना ली। और उनके साले जो हैं गुलाम मोहम्मद जो हैं वो वहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए। तो इंदिरा गांधी का पूरा समर्थन था और उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री बने, इंदिरा गांधी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने सबसे पहला काम किया कि एक मंदिर को उन्होंने तोड़ दिया। और उस मंदिर को तोड़ के शाह मस्जिद, जैसे उनका नाम था गुलाम मोहम्मद शाह, तो शाह मस्जिद जो है उसका निर्माण कराना उन्होंने चालू कर दिया। तो वहाँ पे कश्मीरी पंडितों में थोड़ा सा एजिटेशन हुआ कि इस तरह से मंदिर तोड़ के मस्जिद, उन्होंने और भी कई सारे मंदिरों को बहुत नुकसान पहुँचाया, मंदिरों की मेंटेनेंस खत्म कर दी। वहाँ पे कोई मंदिर अगर टूट रहा है तो उसको और भी बुलडोजर से हटा दिया जाए, ऐसी कुछ प्रक्रियाएं उन्होंने चलाई। तो
प्योर रेडिकल व्यक्ति थे और उनका समर्थन किसका मिला हुआ था? इंदिरा गांधी का। और वो समय था 1986 का, जिस समय पे कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित और वहाँ के जो मुसलमान हैं कश्मीर के, उनके बीच में एक जो दूरियां जो हैं वो बनना शुरू हो गई थी। अब उसके बाद में आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी जो हैं उनकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद में राजीव गांधी जो हैं प्रधानमंत्री बनते हैं और राजीव गांधी बड़े पावरफुल प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि संसद से लेके पंचायत तक सारी की सारी जितनी भी जगह पे कोई भी सीटें थी तो वो एक ही व्यक्ति के पास हुआ करती थी, वो थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में, क्योंकि राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ये चाइना से समर्थन लेने वाले, चाइना से समर्थन लेके और भारत को टुकड़े करने वाले जो फारूक अब्दुल्ला है ना, ये फारूक अब्दुल्ला राजीव गांधी के खास मित्र हुआ करते थे। इस वजह से इन्होंने जो एक सरकार बनी थी कांग्रेस के, उससे उसको हटा के और फारूक अब्दुल्ला को वहाँ का दोबारा से मुख्यमंत्री बना दिया। और लेकिन और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे वो भी, उनके भी अंदर से ज्वाला उठती रहती थी, क्योंकि कांग्रेस के वो बड़े नेता हुआ करते थे उस समय में, तो उनके अंदर बड़ी ज्वाला उठा करती थी कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन बोल नहीं पाते थे क्योंकि राजीव गांधी जो हैं वो पावरफुल व्यक्ति थे, कैसे बोलेंगे उस समय पे। तो 1987 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलके वापस से चुनाव लड़ा कश्मीर का, और उस समय पे एक MUF मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट करके एक कश्मीर में फॉर्म हुआ, जिसको सईद सलाउद्दीन जो है उसका प्रमुख थे। और इन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जॉइंट कोएलिशन था उसके खिलाफ जो है वहाँ पे चुनाव लड़ा। अब ये पूरी तरीके से रेडिकल व्यक्ति थे और खैर देखा जाए तो दोनों तरफ ही रेडिकल लोग बैठे हुए थे, एक तरफ कांग्रेस थी और एक तरफ MUM थी। और चुनाव में MUM जो है वो हार गई। हारने के बाद में MUF जो थी, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है, वो चुनाव हार गई और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को मात्र 4 सीटें मिली। और 4 सीटें मिलने के बाद में इन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में बहुत धांधली हुई है। धांधली होने के बाद में उस समय पे अफगान का जिहाद भी चालू हो गया था और पाकिस्तान में जिया उल हक की सरकार थी, तो उन्होंने भी इनको समर्थन देना शुरू किया। और कश्मीर में जो कश्मीर का जो अलगाववाद था उसका जो दौर है जो शुरू हुआ था गुलाम मोहम्मद जो उनके समय में, तो वो जो है अभी बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया, बहुत उसने बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये 1990 तक इनकी जो सरकार थी वो वहाँ पे रही। ISI वगैरह जो है उस समय पे आ गई और वहाँ पे बहुत सारे JKLF जो है उसने आर्म्स वगैरह देना शुरू कर दिए। JKLF जो कश्मीर जो पाकिस्तान के पास में है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, वहाँ पे काम करना शुरू किया और कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको ले जाके वहाँ पे आतंकवाद की ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब समय आया, आतंकवाद की ट्रेनिंग चालू हो गई, कश्मीर में अलगाववाद चालू हो गया और यही समय था राजीव गांधी का, जिस समय पे पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कश्मीर की जो स्थिति है बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं पूरी तरह जोर पकड़ चुकी थी। राजीव गांधी एक तरफ तो असमर्थ थे और या फिर बोलें कि समर्थित होने के बाद भी असमर्थ थे, क्योंकि वो अंदर से चाहते नहीं थे कि इस मैटर को सॉल्व किया जाए। उसी समय में अगर आर्टिकल 370, क्योंकि इनके पास पूरी पावर थी, राज्यसभा लोकसभा हर तरफ इनकी मेजॉरिटी थी, पूरी हर तरफ इनकी ही सब कुछ थे, वो चाहते तो आर्टिकल 370 उस समय हटा के कश्मीर की समस्या का समाधान किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो दिन आ गया, वो काला दिन आ गया जिसको बोलते हैं 14 सितंबर 1989। कश्मीर में उसको मार्टियर डे के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें टीकालाल टापलो जो थे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से में पहले वो रहे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए और उनको वहाँ पे मार दिया गया। और उनको भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में मारा गया कि उनके ही एक कोई नेबर थे, हैं, वो भी एक बड़ी स्टोरी है, पता नहीं, मैंने अभी मूवी नहीं देखी है, मैं देखूंगा कि वहाँ पे कितनी कवर करी है इन्होंने। तो वहाँ पे उनके नेबर थे, उनके यहाँ पे उनको बुलाया गया। अब वो भी कंट्रोवर्सी है कि वो नेबर थे उसी समय, शाम के समय क्यों बुलाया, और उन्होंने बुलाया भी किस लिए, उनसे सहायता मांगने के लिए बुलाया, क्योंकि उनको अपने बच्चे की कुछ फीस वगैरह भरवानी थी। और वो उनको
मुस्लिम नेबर थे, मुस्लिम उनके पड़ोसी थे, उनकी सहायता करने गए। सहायता करने के बाद उन्होंने उनको कुछ पैसे दिए जिससे कि उनका जो काम है वो चल पाए, और उसके बाद वो वहाँ से लौट रहे थे। अच्छे से ही बाहर निकले तो उसके बाद में उनके ऊपर गोलियां चला दी गई और गोलियां चला के उनको मार दिया गया। ऐसे ही नीलकंठ गंजू हैं, रिटायर्ड जज थे, और इन्होंने मकबूल भट्ट जो है उसको फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाने के लिए, बदला लेने के लिए इनके ऊपर भी अटैक हुआ और इनको भी मार दिया गया। ये रिटायर्ड जज थे, काफ़ी पॉपुलर थे। तो टीकालाल नीलकंठ गंजू जी जो थे, इन दोनों की हत्या के बाद में कश्मीर में एक्सोडस, उसी समय मैं बोलूँगा कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं उनका जो पलायन है वो उस समय चालू हो चुका था। कश्मीर के पलायन की शुरुआत हो गई थी। अब 2 अक्टूबर, तारीख याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय पे बोफोर्स का जो ऐसा आरोप था जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और बड़ा केस भी चला। खैर, मैं बोफोर्स तोप के केस के ऊपर अभी चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो विषय से भटक जाएंगे। तो वीपी सिंह की सरकार बनी 2 अक्टूबर 1989 में, ठीक है। और उस समय पे जो फारूक अब्दुल्ला हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए अब क्या हुआ कि वहाँ पे कंट्रोवर्सी कहाँ से चालू हुई कि जगमोहन जो हैं उनको गवर्नर वापस से अपॉइंट किया जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने बोला। जबकि वो ऐसा, कुछ लोग बोलते हैं कि जगमोहन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लाडले और प्यारे थे और ये थे वो थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जगमोहन पहले भी वहाँ पे गवर्नर रह चुके थे। फारूक अब्दुल्ला के समय में भी गवर्नर रह चुके थे पहले, जिस समय पर राजीव गांधी की सरकार होती थी। वो उनको ऐसा मान सकते हैं कि जिसकी सरकार होती थी वो उनकी बात सुनते थे। और क्योंकि वीपी सिंह की सरकार थी और वीपी सिंह की सरकार जो है बाहर से उनको समर्थन मिला हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाला कि जिस तरह का कश्मीर का ये समस्या चल रही है, और कमजोर सरकार थी काफ़ी, तो जिस तरह की समस्या चल रही है इसको सुलझाने के लिए जगमोहन जी को वहाँ पे भेजा जाए। अब जगमोहन जी को भेजने की जैसी बात आती है तो उसका सबसे बड़ा विरोध जो है वो फारूक अब्दुल्ला ने किया, और फारूक अब्दुल्ला का जो विरोध है वो इतने लेवल पे बढ़ गया कि उन्होंने 1989 में ही वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन करने के बाद, ठीक है, रिज़ाइन करते ही उनके दिसंबर में उन्होंने रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन करते ही जगमोहन जी को वहाँ पे भेजने के लिए प्रक्रिया जो है वो चालू कर दी गई। जगमोहन जी वहाँ पे पहुँच पाते, क्योंकि वहाँ पे रिज़ाइन करने की वजह से वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं रही थी, पुलिस का सारा कंट्रोल खत्म हो गया था। ये एक सोची समझी साजिश थी। उस समय की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मैं खुल के आरोप लगा रहा हूँ कि उस समय की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्योंकि अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर में जो गवर्नमेंट थी वो फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी वहाँ पे। और ये सरकार जो है ये चाहती थी कि किसी प्रकार से कश्मीर जो है वो इतनी बुरी तरह से बिखर जाए कि भारत में ऐसा लोगों को समझ में आए कि कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए कांग्रेस की बड़ी आवश्यकता है, और इससे चुनाव में लाभ लेके और हम वापस से चुनाव जीत के आ जाए। इसलिए पूरी की पूरी साजिश रची गई है, और उस साजिश में फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, और त्यागपत्र देते ही जगमोहन जी को वहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। और जगमोहन जी वहाँ पहुँच पाते, क्योंकि वहाँ पर उस समय बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी में जनवरी का समय था, ठंड का, भारी बर्फबारी हो रही थी, और बर्फबारी की वजह से रास्ते जो है वहाँ के रुके हुए थे। और वही समय, वही काला समय जो था, 4 जनवरी 1990 को एक बहुत बड़ी तरीके से कैंपेन चलाया गया, क्योंकि वो गैप जो मिला था पीरियड का 4 दिनों का, जिसमें जगमोहन जाके वहाँ पे अपना काम संभालते, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी ऑलरेडी रिजाइन कर चुकी थी। तो जो गैप था उस गैप का पूरा फायदा उठाया वहाँ के जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स थे, वहाँ के जितने भी टेररिस्ट थे ऑर्गेनाइजेशन से, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और आईएसआई, इन्होंने मिल के पूरी एक रची। और इनके साथ में ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पूरा का पूरा जो रेजिग्नेशन वाला जो कांड था ये बिल्कुल अपने आप हो गया हो। सबको मालूम था कि कश्मीर में क्या स्थिति चल रही है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस बोल सकती थी कि आप 4 दिन रुक जाओ, जगमोहन को ज्वाइन कर लें दो, उसके बाद में आप रिजाइन करना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके वहां पर पूरा सरकारी तंत्र खत्म कर दिया गया। कोई सरकार नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और कश्मीरी पंडित जो थे वो पूरी तरीके से विक्टिम बने, उनको वहाँ से हटाया गया, अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रहने लग गए।
तो ये एक बड़ी स्टोरी है। इसके ऊपर बहुत सारे वो आते हैं, फिगर्स आते हैं कि कौन कितना जिम्मेदार था, किसने क्या किया है, और अभी क्या हुआ कि रिहेबिलिटेशन की स्टेटस क्या है। बार बार प्रश्न लोग पूछते हैं कि अभी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काफ़ी पावरफुल सरकार है, तो अभी कश्मीरी पंडित्स के रिहेबिलिटेशन का क्या हुआ। देखिए, कश्मीरी पंडित के रिहेबिलिटेशन के लिए सबसे पहले, रिहेबिलिटेशन का कश्मीर के पूरे इशू को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो करना चाहिए था वो ये था कि आर्टिकल 370 हटाना चाहिए था, और जो कि हट चुका है आज की डेट में। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहाँ पे आर्टिकल 370 हटाया, और बहुत सारे नंबर्स आते हैं कि कितने कश्मीरी माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं, लेकिन रजिस्टर्ड जो माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं, आपको बता दूं, कोई बोलता है 3,000 हैं, कोई 2,000 हैं, और कांग्रेस तो अभी ये बोल रही थी कि ज़्यादा कश्मीरी आए नहीं, 400-500 कश्मीरी आए थे। 39,000 जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, और मैं ये बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो वेबसाइट है, उसमें कश्मीरी पंडित का जो पूरा डेटा दिया हुआ है उससे बात कर रहा हूँ। 39,782 कश्मीरी पंडित जो थे, माइग्रेंट फैमिलीज़ जो थी, वो कश्मीर से बाहर आई। और अभी बहुत सारी, क्योंकि समय काफ़ी बीत गया, तो बहुत सारी परिवार ऐसे हैं जो कि अपने आप कहीं ना कहीं काम पे लग गए हैं, कहीं दूसरे दूसरे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आर्टिकल 370 हटने के बाद में अचानक से कश्मीर में वापस से क्या है कि जाने का जो सिलसिला है वो चालू हो गया है, और करीब 3,500 कश्मीरी पंडित जो हैं वापस से कश्मीर में अपने अपने जॉब पे पहुंच गए हैं। देखिए क्या होता है, एक जगह से कोई अगर हट जाए तो उनका जो फिक्स्ड वहाँ पे बिजनेस होता है वो पूरी तरीके से शटर्ड हो जाता है, वो नहीं बचता है। तो अब अगर वहाँ पे कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेट होते हैं तो उनको कोई ना कोई जॉब दिया जाएगा। तो ये जितने भी गए हैं उनको सरकारी नौकरियाँ मिली, और वहाँ पे उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और सहूलियतें मिली, जिससे कि उन्होंने, कश्मीरी पंडित ने वहाँ पे दोबारा से जाना शुरू कर दिया है। ये इस चैप्टर को मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की पूरी हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा ब्लैक चैप्टर है, और इसके ऊपर पूरी तरीके से अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार। मतलब मैं जो थोड़ा सा टफ शब्द उपयोग करूंगा, कांग्रेस की निकम्मी जो सरकार है वो इसके ऊपर जिम्मेदार है पूरी तरीके से। और इन लोगों ने बड़ी सोची समझी साजिश करके कश्मीर के अंदर जो है वो इस प्रकार का जो मैसेकेयर जो है वो करवाया, मास एक्सोडस जो है वहां पे कश्मीर में करवाया, एक तरीके से जीनोसाइड कश्मीर में कराने का पूरा कोशिश करी इन्होंने कि कश्मीरी पंडितों को मूलभूत रूप से खत्म कर दिया जाए। और इसके ऊपर ये सब लोग जो हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस के उस समय के नेता हुआ करते थे, ये जिम्मेदार हैं। जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए, इनको पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से आज कश्मीरी पंडित जितने भी हैं उनसे माफी मांगता हूं, क्योंकि उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। सबसे बड़े अगर कोई जिम्मेदार है तो हम लोग हैं, क्योंकि सरकार अगर निकम्मी हो एक बार, तो जनता तो कम से कम जागृत होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी जनता जो है उस समय जागृत नहीं थी। कश्मीर में इतने सारे लोगों का इतना घोर अन्याय होता रहा, और यहां पे लोग कैसे सोते रह गए, ये सोचने वाली बात है। अगर किसी भी भारत में किसी भी हिंदू का एक भी नखून टूटे, एक भी नखून में दर्द हो, और सारे हिंदू उठ के खड़े हो जाएं, किसी की हिम्मत ना हो किसी हिंदू के ऊपर उंगली उठाने की भी, क्योंकि जो उंगली उठाए उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। इस प्रकार का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ये जज्बा नहीं हुआ तो हमको ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड करके, कास्ट वास्ट और ये सब सड़ी सड़ी चीज़ों में डिवाइड करके, मैं इनको सड़ी सड़ी चीज़ें ही बोलता हूँ, ये सब सड़ गल गई हैं चीज़ें, इनको ख़त्म करना चाहिए अभी, इन सबसे बाहर निकलना चाहिए। छोटी सोच और छोटी मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। और इन छोटी मानसिकताओं के चलते ही हमारे कश्मीर में जिस तरह से पंडित स्थापित हुए, ऐसा ना हो कि भारत में और भी दूसरे, हम कब तक सरकार पर डिपेंडेंट रहेंगे। देखिए, सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने किया, उन्होंने अपना धर्म निभाया। लेकिन हमारा धर्म क्या है? हम हर चीज में सरकार पर डिपेंडेंट रहेंगे क्या? हमने क्या किया? हमारा क्या धर्म था? हमारा क्या कर्म था? हमने क्या अपना कर्म पूरा किया? क्या नहीं किया? और उस गलती जो है, मैं ये मानता हूं कि उस समय जितनी ज्यादा सरकार की, सरकारें तो निकम्मी थी ही, लेकिन उस समय की जो हमारी भारत की जो जनसंख्या थी, हिंदू जनसंख्या थी, उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। कश्मीर में अगर 1-1.5 लाख लोग पहुंच जाते
तो कश्मीर से एक भी कश्मीरी पंडित वापस नहीं आता, एक भी कश्मीरी पंडित को विस्थापित होने की नौबत नहीं आती। और भारत में उसके बाद में जितने भी दूसरे जो राइट्स हुए, वो राइट्स करने की भी हिम्मत किसी में पैदा नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ बहुत ही दुख होने वाला विषय है। मन के अंदर बड़ी एक कोफ्त हो जाती है इस विषय के ऊपर बात करके। लेकिन सत्य जो है उसके साथ तो हमको जीना पड़ता है, और सत्य में जो हुआ है वो हुआ है, और ये दोबारा ना होने पाए ऐसा हम सब लोग प्रयास करें। इतना ही मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।